डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड की बात करेंगे। हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में केवल पी ब्लॉक में ही मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एंड एस ब्लॉक उनमें क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। तो हम यहाँ पर मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड समझने से पहले पी ब्लॉक को समझेंगे। तो पी ब्लॉक को समझने के लिए हम बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो पहला बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली एंड हेलोजन फैमिली एंड इनर्ट गैसेस की बात करते हैं। ये 6 ग्रुप पी ब्लॉक के अंदर आते हैं। अगर हम इन्हें ट्रिक से याद करने की बात करें तो पहले के लिए क्या करेंगे हम, बैंगन, आलू, गाजर, इंथेला या बाल गंगाधर, इंडियन तिलक। दूसरे की बात करें तो काशी जी शनपव या काशी गए सन की पंडित, ऐसे हम बात कर सकते हैं। इसमें न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, इस तरह से याद कर सकते हैं। इसे ओ ससी टीपो से याद कर सकते हैं। इसे फिर कल बाहर आई आंटी से याद कर सकते हैं। इसको हम ही नियर कर्जीरन से याद कर सकते हैं। यदि हम देखें इसमें तो बोरॉन से स्टार्ट करें। बोरॉन के बाद क्या आता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करें, आर्सेनिक और एंटीमनी की बात करें, टेल्यूरियम और पोलोनियम की बात करें और एस्टेटाइन की बात करें, तो ये इसमें क्या होते हैं, मेटालॉइड्स होते हैं। और इनसे ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट होते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सेलेनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। अगर इनके बात करें, इनके जो नीचे जितने भी एलिमेंट आते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, टिन, लेड, बिस्मथ एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। तो हम नॉन मेटल्स, मेटालॉइड को डिफाइन करने के लिए कह सकते हैं ऐसे एलिमेंट्स जो मेटल तथा नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, उन्हें हम मेटालॉइड कहते हैं। मेटालॉइड को एक साधारण ट्रिक के आधार पर हम याद कर सकते हैं, जैसे बसी आस तेरे आते ही सब जीवन साकार। इससे हम सभी मेटालॉइड को याद कर सकते हैं। अगर हम बात करें बोरॉन की, अगर एनसीईआरटी के आधार पर बात करें तो बोरॉन को टिपिकल प्रारूपिक नॉन मेटल माना गया है। बाकी के ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम और एस्टेटाइन, ये मेटालॉइड में आते हैं। इस प्रकार यदि हम धातुओं और अधातुओं के एक तुलनात्मक अध्ययन की बात करें तो एक टेबल की सहायता से आसानी से समझा जा सकता है। तो इस प्रकार समझ सकते हैं, एक तरफ हम गुण ले लें, एक में धातु की बात कर लें और एक में अधातु की बात कर लें, फिर उसके बाद उपधातुओं की बात कर लेंगे। भौतिक अवस्था की बात करते हैं तो हम बात करें गैलियम, सीजियम और मरकरी की बात करें तो ये धातुएं रूम टेम्परेचर पर गलित अवस्था में पाई जाती हैं, यानी द्रवित अवस्था में पाई जाती हैं। अन्य सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ये किस में होती हैं, द्रव अवस्था में होती हैं रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर मतलब RT, यानी कमरे के ताप पर। बाकी क्या होती हैं, सभी ठोस होती हैं। यदि हम अधातुओं की बात करें तो ये गैस, द्रव, ठोस तीनों ही होती हैं और द्विपरमाणुविक अवस्था में होती हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे हम बात करें O2 की बात करें, N2 की बात करें, Cl2 की बात करें, F2 की बात करें, H2 की बात करें, तो ये क्या होती हैं, गैस अवस्था में होती हैं। यदि हम
Br2 की बात करें तो ये किस में, द्रवित अवस्था में होती है, द्रव के रूप में होती है। अगर हम I की बात करें, I2 की बात करें तो ये वाष्पशील ठोस होता है, वाष्पशील ठोस। इनके अतिरिक्त जो भी अधातुएं होती हैं वो ठोस अवस्था में होती हैं, अन्य क्या होती हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। यदि हम धात्विक चमक की बात करें, धात्विक चमक की बात करेंगे तो क्या होता है, इनमें एक विशेष प्रकार की लस्टर होती है, चमक होती है। हर एक धातु की चमक अलग अलग होती है। तो ये कैसी होती हैं, चमकदार होती हैं। और एक स्पेसिफिक चमक होती है, जैसे आयरन की देखते हैं, कॉपर की देखते हैं, निकिल की देखते हैं, सबकी चमक क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक चमक होती है। और ये कैसी होती हैं, धूसर होती हैं, ये इनमें चमक नहीं होती। परंतु ग्रेफाइट नॉन मेटल है, ग्रेफाइट में चमक होती है। यानी हम ग्रेफाइट को छोड़ दें, इसको ग्रेफाइट को छोड़ दें तो सभी नॉन मेटल कैसे होते हैं, चमक रहित होते हैं। दूसरी चालकता की बात करें तो सभी क्या होती हैं, ऊष्मा और वैद्युत, वैद्युत की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। जबकि अधातुओं की बात करते हैं तो ग्रेफाइट को छोड़ दें, बाकी सब नॉन मेटल क्या होते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं। कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं। अगर हम घात्य वर्धनीयता यानी मेलिएबिलिटी की बात करें तो इनकी जो मेलिएबिलिटी होती है बहुत उच्च मेलिएबल होते हैं, यानी आघात वर्धनीयता उच्च होती है। यानी इन्हें एक सीट के फॉर्म में पीट कर बनाया जा सकता है। जबकि नॉन मेटल की बात करें तो ये कैसे होते हैं, नॉन मेलिएबल, यानी इनकी आघात वर्धनीयता क्या होती है, नगण्य होती है। इन्हें हम सीट के रूप में नहीं तैयार कर सकते। और हम कह सकते हैं ये कैसे होते हैं, भंगुर होते हैं। कैसे होते हैं, भंगुर होते हैं। इन्हें पीटने पर क्या होता है, टूट जाते हैं। अगर हम बात करते हैं तन्यता की तो ये क्या होती है, इनकी जो धातुएं होती हैं उसकी तन्यता उच्च होती है। यानी इन्हें वायर के फॉर्म में आसानी से क्या किया जा सकता है, ताना जा सकता है। तन्यता को क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। डक्टिलिटी इनकी बहुत ज़्यादा होती है। जबकि ये कैसे होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं। नॉन डक्टाइल का मतलब इन्हें तार के फॉर्म में स्ट्रेच नहीं किया जा सकता। इसकी छठी प्रॉपर्टी की बात करें तो आयन बनाने की प्रवृत्ति की बात करें तो जो मेटल होते हैं इनका क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं, पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। जबकि नॉन मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और नेगेटिव आयन बनाते हैं। तो मेटल्स 7th पॉइंट यौगिकों के प्रकार की बात करेंगे तो जो धातुएं होती हैं आयनिक यौगिक बनाती हैं तथा अधातुएं सामान्यतः सहसंयोजक यौगिक बनाती हैं। यदि हम इसके गलनांक की बात करें तो आयनिक यौगिक होते हैं तो आयनिक यौगिक में इंटरआयनिक फोर्स क्या होता है, उच्च होता है। तो ये क्या होंगे, इनके गलनांक भी उच्च होंगे। यदि हम अधातुओं की बात करें तो जो नेटवर्क सॉलिड होते हैं जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, इनको छोड़ दें तो जो अधातुएं होती हैं उनके गलनांक निम्न होते हैं। आयनन विभव की बात करेंगे। आयनन विभव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग करने में जो ऊर्जा देनी पड़ती है उसकी बात करें तो जो मेटल होते हैं आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो इनके आयनन विभव निम्न होते हैं। जबकि धातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो इनके जो आयनन विभव हैं वो उच्च होते हैं। इसी प्रकार विद्युत ऋणात्मकता की बात करते हैं तो जो धातुएं होती हैं धन विद्युतीय लक्षण शो करती हैं, अतः इनकी विद्युत ऋणात्मकता निम्न होती है।
जबकि अधातुओं की विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है, जिसे हम विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं। अच्छा, ऑक्साइडों की प्रवृत्ति की बात करें तो जो धातुएं होती हैं वो क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, जबकि अधातुएं होती हैं वो अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। कुछ अधातुओं के ऑक्साइड जैसे NO, N2O, कार्बन मोनोऑक्साइड व वाटर उदासीन होते हैं। इस तरह हम धातुओं और अधातुओं में तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेंगे उपधातुओं की। मेटालॉइड्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो मेटालॉइड को सेमी मेटल कहते हैं। इसमें अधिकांशतः सेमीकंडक्टर आते हैं। यदि मेटालॉइड या उपधातुओं की बात कर भौतिक अवस्था की बात करते हैं तो ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इनमें जो चमक की बात कर मेटालिक लस्टर की बात करें या चमक की बात करें तो कुछ धातुएं उपधातुएं चमकदार होती हैं, किंतु धातुओं की तुलना में इनकी चमक कम होती है। चालकता की बात करें तो यह सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करती हैं, यानी चालकता इनकी धातुओं से कम होती है, किंतु अगर हम इसमें डोपिंग कर देते हैं तो इनकी चालकता बहुत तेज़ी से बदल जाती है, यानी ये बहुत ज़्यादा सुचालक हो जाती हैं। इसलिए हम इन्हें सेमीकंडक्टर कहते हैं। और सेमीकंडक्टर का यूज कंप्यूटर की चिप तथा सर्किट बनाने में यूज होता है। इनके आयनन विभव की बात करें तो इनका आयनन विभव धातुओं की तुलना में उच्च तथा अधातुओं की तुलना में निम्न होता है। यदि हम इनके ऑक्साइडों की बात करें तो इनके ऑक्साइड उभयधर्मी नेचर के होते हैं, यानी क्षारीय गुण भी प्रदर्शित करते हैं और अम्लीय गुण भी प्रदर्शित करते हैं। अर्थात हम यहाँ पर मेटल, मेटालॉइड और नॉन मेटल तीनों के गुणों को हम आसानी से समझ गए होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।